समकालीन भारत का भूगोल। समकालीन भारत और भूगोल, संसाधन और विकास के बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं, कब आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहीं पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ? तो था रियो डी जेनेरो। कहाँ पर है? ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? तो ब्राज़ील है दक्षिणी अमेरिका में। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो फसल है कपास। कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, चरनोजम मिट्टी आदि के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी, कपास की खेती की जाती है। इनमें कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? कौन सा संसाधन है जो पुनः चक्रीय है? तो वो है यहाँ पर पवन ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से राज्य और संघ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा राज्य और संघ क्षेत्र है जिसमें काली मिट्टी मिलती है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो लेटराइट मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? तो लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी भी कहाँ मिलेगी? तो महाराष्ट्र में मिलेगी। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। किस खेती के लिए? चाय की। हरी चाय, काली चाय, उलांग चाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन अजैव है? अजैव संसाधन। तो कौन सा अजैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो अजैव संसाधन मतलब जिसमें जान नहीं, वो चट्टान है। कौन है? चट्टान। पशुधन ये जैव संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति ये भी जैव संसाधन है, जबकि मत्स्य ये भी जैव संसाधन है। जबकि अजैव संसाधन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो चट्टान अजैव संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो रेड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में। कहाँ लाल मिट्टी मिलती है? तो उड़ीसा में। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के किन्हीं दो भाग में विभाजित किया गया है? तो जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में विभाजित किया गया? दो। कौन से प्रकार हैं? तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाए उसे खादर, जहाँ बाढ़ का पानी न पहुँचे उसे बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी संसाधन कौन सा है? तो वो आपका है पवन ऊर्जा। कैसा संसाधन है? संभावी संसाधन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली खेती, कपास। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो वो आपका कोयला परंपरागत है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल, ये सब परंपरागत संसाधन है। जबकि पवन ऊर्जा नवीकरण संसाधन है, जो नया भी खोजा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत संसाधन है? तो वो है परंपरागत संसाधन है पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। जबकि प्राकृतिक गैस है परंपरागत है, जो प्राचीन काल से यूज हो रहा है और प्रदूषण फैलाते हैं, परंपरागत कहलाते हैं। जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत हैं, ये नवीकरण योग्य संसाधन भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मत्स्य पालन उद्योग। कौन सा पालन उद्योग? तो मत्स्य पालन उद्योग है, जो है जैव संसाधन में आएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? तो संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? तो जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, खादर और बांगर मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है?
तो वो जो खनिज संसाधन है व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक संसाधन है। भूमि व्यक्तिगत है, चरागाह है, बागान हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत संसाधन कौन नहीं है? तो खनिज संसाधन। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो मिट्टी का कौन सा प्रकार नहीं? काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जबकि सीमेंट नाम की कोई मिट्टी नहीं होती है। भूमि भूमि एक संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। तो लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में मिलती है। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का क्या कारण है? पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का कारण है अत्यधिक सिंचाई। वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए वहाँ की भूमि जो है लमड़ी हो गई है और यहाँ अत्यधिक सिंचाई होती है, भूमि निम्नीकरण होती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन है जिसमें जान नहीं है, तो वो है पशु है, पौधे हैं, मछलियाँ, ये सब जैविक संसाधन है, जबकि चट्टान जो है अजैव संसाधन है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ढाल वाली भूमि पर, जहाँ ढलवा भूमि होती है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर सोपानी खेती होती है। इसी को सोपान कृषि तो ढाल वाली भूमि पर की जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकरण किया गया है? तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन दोनों। तो जैव और अजैव दोनों संसाधनों में वर्गीकरण। अगला बताना है, ये पार्ट नेक्स्ट है जिसमें वन और वन्य जीव संरक्षण। वन्य और वन्य जीव संरक्षण। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। कब? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण तकनीक समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तकनीक समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? वो कौन सा है? वन्य जीव पशु विहार। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? संरक्षण तकनीक समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब संबंधित हैं, जबकि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन संबंधित नहीं है। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति सम्मिलित है। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति कौन है? तो चंदन है। न कि आम है, न कि सागौन है, न कि शीशम है। यहाँ मुख्य रूप से कौन सा सम्मिलित है? वो है चंदन। कृत्रिम जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण को कहते हैं अभ्यारण्य। क्या कहा जाता है? तो अभ्यारण्य कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो किस राज्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। निम्नलिखित में से वन संसाधन के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो वन संसाधन के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि है, जब पेड़ लगे हैं काटा फिर खेती किया है। फिर वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में विभिन्न प्रकार के व्यापार बढ़े तब भी काटा गया। फिर खनन क्रिया में वृद्धि, ये भी जो है विभिन्न प्रकार के खनिज खोदे गए। तथा आरक्षित वनों का विस्तार, ये जो आरक्षित वनों का विस्तार है ये वन संसाधन के सिकुड़ने मतलब कमी का कारण नहीं है। यही सही है। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन के संरक्षण को वन से बचाने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? लुप्त अस्तित्व वर्ग में है तो कौन है? चीता है। लुप्त अस्तित्व वर्ग में चीता है। स्थानांतरण कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि। किस नाम से? तो झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है।
ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ हुआ। 2014 में आरंभ हुआ ग्रीन इंडिया। अगला है जल संसाधन पाठ है, उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? मतलब लवणीय नहीं, अलवणीय जल का प्राप्ति का स्रोत है। तो सतही जल है तथा भूमिगत जल है। सतही जल और भूमिगत जल है दोनों जो हैं अलवणीय जल के प्राप्ति के स्रोत हैं। धरातल पर जल की कमी का क्या कारण है? तो धरातल पर जल की कमी के क्या कारण है? तो अतिशोषण होता है पानी का, या अत्यधिक प्रयोग होता है? बिल्कुल सही है। समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण है जल का? बिल्कुल सही है। तो धरातल पर जल की कमी के सब कारण हाल आपदी बो। बांध को भी कहा जाता है, तो बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। बांध को क्या कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। सतलज और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास नदी बेसिन पर, सतलज और ब्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सतलज और ब्यास नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। अगला है महानदी बेसिन पर, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। तो महानदी बेसिन पर जो निर्मित है बहुउद्देशीय परियोजना, तो महानदी पर कौन बना? हीराकुंड बांध बना, हीराकुंड परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का क्या कारण है? तो पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें छत वर्षा जल संग्रहण की रीति का कम होने का क्या कारण है? वो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, कौन सा राज्य है जहाँ पर प्रत्येक छत पर जल संरक्षण करना अनिवार्य है? तब वो आपका है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य के प्रत्येक घर की छत पर जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? वो आपका पड़ता है तमिलनाडु। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, जलापूर्ति करना, उपयुक्त सभी। तो विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रित करना, जलापूर्ति करना, ये सभी जो है सम्मिलित हैं। सलाल परियोजना जिस नदी पर है वो चिनाब नदी है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना है? तो सलाल परियोजना। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ बना है? तो भागीरथी पर। तथा होज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? तो होज खास जलीय निकाय कहाँ पर स्थित है? तब वो कहाँ है? तो दिल्ली। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। किस नदी के किनारे? यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। गंगा नदी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, प्लस में भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो होज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? तो होज खास जलीय निकाय दिल्ली में है। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्र के जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो वो आपका है 97.5%। 97.5%। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ? तो सूत्रपात हरित क्रांति मतलब खेती में, तो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ आई थी? तो अमेरिका में आई थी, बाद में भारत में आई थी। तो भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 7वें दशक में आई। किस दशक में आई? तो 7वें दशक में आई। सोपानी खेती किस राज्य में होती है? तो उबड़ खाबड़ एरिया होती है, उत्तराखंड राज्य में होती है, ढलानी इलाकों में। इनमें कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो मोटे अनाज के अंतर्गत आपका न जौ आता है, न गेहूँ आता है, न चावल आता है बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत। रबी की फसल है तो न धान है, न बाजरा है, न मक्का है। रबी की फसल कौन सा है? तो गेहूँ है। कौन सी फसल है? तो गेहूँ रबी की फसल है। निम्नलिखित में से राज्य में भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि वाली भूमि है? तो प्रतिशत कृषि वाली भूमि कहाँ पर है? तो पंजाब है। 85% कृषि वाली भूमि पासे पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है दाल है। कौन सा है? दाल है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में।
खरीफ की फसल के बोने का जाने का समय क्या है? तो खरीफ की फसल जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है जून जुलाई में, तब बोए जाने की का समय होता है। भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में होती है? तो चाय सबसे पहले जहाँ बोई गई तो वहाँ कौन है? असम। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में रोपण फसल कौन सा है? तो रोपण फसल कौन सी है? गेहूँ है, चना है, गन्ना है, मूंगफली है। तो रोपण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। रोपण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। क्या रोपण फसल कौन सी है? तो रोपण फसल के अंदर कौन आता है? तो गन्ना आता है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल चना है। तो रबी की फसल है धान है आपका कपास है। धान और कपास ये दोनों कैसी फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। कर्तन धान कृषि अथवा झूम निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्तन धान यदि हम यहाँ पर बात करें तो राज्य के हिसाब से आपका पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम में चला जाएगा, मिजोरम। रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन सी है? कपास भी है क्या? जूट भी है क्या? रेशम भी है कि उपयुक्त सभी है? तो कपास भी है, रेशम भी है, जूट भी है, उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? वो दालें जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल जूट है। कौन सा है? जूट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो कौन सी फसल जायद का उदाहरण है? वो है तरबूज। तरबूज जो है जायद की फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो रोपण फसल का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? धान रोपण है, केला रोपण है, गन्ना रोपण है, जबकि काफ़ी रोपण के अंतर्गत नहीं आता है। काफ़ी जो है रोपण के अंतर्गत नहीं आता है। क्या काफ़ी किसके अंतर्गत? आपका जो धान है निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण का उदाहरण नहीं है? तो रोपण का उदाहरण कौन सी फसल नहीं है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन के में लिखा हुआ है धान रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता है? तो धान नहीं आता है। रबी की फसल के बोने का सही समय क्या है? तो रबी की फसल इस समय बोई जा रही तो अक्टूबर और दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो कहवा जो है रोपण कृषि की फसल है। श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगला है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? वो कोयला है। जो गोंडवाना शैल तंत्र में पाया जाता है वो कोयला है। ये जीवाश्म ईंधन के रूप में उपलब्ध होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। एंथ्रोसाइड किसका संबंध है? तो एंथ्रोसाइड कोयला से संबंधित है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? एंथ्रोसाइड कोयला है, कोयले से संबंधित है। झरिया में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज में अग्रणी है? तो वो अभ्रक है। तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को अभ्रक की क्या कहते हैं? तो राजधानी कहते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरण संसाधन कौन नहीं है? तो पवन ऊर्जा ये भी नवीकरण है, जल ये भी नवीकरण है, वन ये भी नवीकरण है, जबकि जीवाश्म ईंधन नवीकरण में नहीं आता है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है काहे के लिए? तेल शोधन कारखाने के लिए। किसके लिए? तो तेल शोधन कारखाने के लिए फेमस है। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। सौर ऊर्जा यह ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक है गैर परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है। तब कोयला भी परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम में भी परंपरागत स्रोत है, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग जीवाश्म ईंधन द्वारा हो जाता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। किसके द्वारा? जीवाश्म ईंधन के।
इससे प्रदूषण होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। गैर परंपरागत तो खनिज है, परंपरागत कोयला है, परंपरागत प्राकृतिक गैस है, परंपरागत सौर ऊर्जा, परंपरागत नहीं गैर परंपरागत संसाधन है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो लौह अयस्क जो है ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। लौह अयस्क किस खनिज का उदाहरण है? तो धात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो कौन सा खनिज आधारभूत है? लौह अयस्क जो है आधारभूत है। लौह अयस्क क्या है? आधारभूत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा खनिज है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। किससे है? तो लौह अयस्क से है। अग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला खनिज है। तो जो अग्नेय चट्टान में पाया जाता है उस खनिज का नाम क्या है? तो जो अग्नेय चट्टान में पाया जाता है उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उद्योग है? तो चीनी उद्योग है तथा पेट्रोल रसायन उद्योग है। तो कौन सा खनिज उद्योग है? न चीनी उद्योग है न पेट्रोल रसायन उद्योग। उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य तांबे का मुख्य उत्पादन करता है। कौन सा राज्य तांबे का मुख्य उत्पादन करता है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ मलंज खंड है जो तांबे के लिए फेमस है, बालाघाट। निम्नलिखित में से खनिज अधात्विक है। तो धात्विक खनिज है बॉक्साइट धात्विक खनिज है, जस्ता भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी। अभ्रक जो है यह धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज है। मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो थोरियम खनिज है। कौन सा खनिज है? तो थोरियम खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो है सीमेंट। कौन सा है? तो सीमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो एल्युमिनियम है, कोरंडम जिसे बोलते हैं एल्युमिनियम। निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य में बॉक्साइट प्रमुख रूप से उत्पादित होता है? वो राज्य उड़ीसा है। कौन सा राज्य? नेक्स्ट लेसन है विनिर्माण। कौन सा है? विनिर्माण। इसमें कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसी को विनिर्माण कहता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उद्योग धंधे। आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के प्रयुक्त में सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। किस उद्योग में? तो सीमेंट उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? वो स्टील की कंपनी कौन सी है? जो सार्वजनिक जो सरकारी वो सेल है। वो कौन सी है? तो उसका नाम सेल है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो बॉक्साइट किसका? इसका एल्युमिनियम का। तो किसके लिए यूज करेंगे? एल्युमिनियम प्रगलन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो वो कौन सा है? तो वो है इनमें कौन सा उद्योग दूरभाष और कंप्यूटर आदि को निर्मित करता है? वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? तो कृषि के बाद वो उद्योग कौन सा है? तो कृषि के बाद यहाँ पर वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? वस्त्र उद्योग। विश्व में पटसन और पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पटसन और पटसन निर्माण में तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर भारत। अगर बांग्लादेश होता तो उसका स्थान होता, लेकिन यहाँ पर भारत है। भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसे रेशम नगरी भी कहा जाता है। कृषि पर आधारित उद्योग का उदाहरण बताइए। तो कृषि पर आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा वस्त्र उद्योग? तो सूती वस्त्र उद्योग। फिर नेक्स्ट पार्ट का नाम है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो भारत ने परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो सड़क परिवहन है। कौन सा है? तो सड़क परिवहन है।
भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो हल्दिया से। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर है हल्दिया, मतलब पश्चिम बंगाल से लगा करके प्रयागराज तक फैला हुआ है। 1620 किलोमीटर लंबा है। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सड़क सीमा संगठन का गठन कब हुआ? तो सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। किसका गठन? सीमा सड़क संगठन का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन दो सुदूर स्थित पूरब और पश्चिम गलियारे को जोड़ते हैं? पूरब और पश्चिम मतलब इस प्रकार से जो है गलियारे को जोड़ते हैं। तो सिलचर से पोरबंदर। सिलचर असम से लगाकर पोरबंदर गुजरात तक जोड़ता है, जो दो सुदूर पूरब और पश्चिम रास्ते को जोड़ते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल किन दो स्टेशन के मध्य चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर तथा जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है? तो पाइपलाइन में कौन नहीं जुड़ा है? तो हजीरा है, विजयपुर है, जगदीशपुर है। पाइपलाइन से मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, जबकि महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। तो कौन सी पाइपलाइन है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर है? तो कौन सा बंदरगाह जो है देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांडला गुजरात में पश्चिम है, मुंबई ये भी पश्चिम में है, कोच ये भी पश्चिम है, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है ये पूर्वी तट पर पाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महाराजमार्ग के विकास से संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो कॉफी का भी निर्यातक है, तंबाकू का भी है, चाय का है, जबकि उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। काहे का? तो उर्वरक का निर्यातक नहीं है। भारत में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो रेल प्रखंड कितने यहाँ पर दिए हैं? तो यहाँ 17 दिए हैं। कितने हैं? 17 रेल प्रखंड हैं। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का संसाधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यधिक आवश्यक है? दुर्गम क्या उल्टा होता है? सुगम। दुर्गम जहाँ जाना कठिन है वहाँ तो रेल परिवहन, वहाँ तो है वायु परिवहन। कौन परिवहन? वायु परिवहन। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। जब एक, दो या दो से अधिक देश के बीच व्यापार किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है।